स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का। रक्त का थक्का क्या होता है और रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या होती है, उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो है यह इससे पहले हम अध्ययन कर रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का जो चैप्टर है उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज हम ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। रक्त का थक्का जो होता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट भी बोलते हैं या रक्त का स्कंदन भी बोला जाता है या कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी इसको कहा जाता है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त जो द्रव अवस्था में हमारी रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है वह अर्ध ठोस अवस्था में या जेल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात तरल अवस्था से जेल फॉर्म में जो कन्वर्जन हो रहा है, ब्लड जो है वो जम रहा है, उस प्रक्रिया को कोएगुलेशन या रक्त का स्कंदन कहा जाता है। तो जब रक्त जमता है और कोएगुलेट हो जाता है तो उसे ही रक्त का थक्का बोला जाता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कभी आपको चोट लगती है या शरीर में कहीं कट लग गया है तो उस समय रक्तवाहिनियों से रक्त स्रावित होने लग जाता है, परंतु हमने ये देखा है कि 5 से 6 मिनट के पश्चात यह रक्त बहना बंद हो जाता है। तो जो रक्त बहना बंद हो जाता है उसके पीछे कारण ये है कि उस कटे हुए स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो रक्त कणिकाएं हैं आके वहाँ पर फंस जाती हैं, एक जालनुमा संरचना का निर्माण होता है और इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है उसका विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे। अब यह है कि शरीर के अंदर प्लेटलेट्स जो होती हैं, जिसके बारे में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर पढ़ा था कि 3 तरह की रक्त कणिकाएं रक्त के अंदर पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। तो बिंबाणु जो होते हैं ये मदद करते हैं रक्त का थक्का बनाने में। अब वो किस तरह से मदद करते हैं उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यह जब भी चोट लगती है तो उस समय जो ऊतक क्षतिग्रस्त होता है तो वहाँ से रक्त में उपस्थित जो रक्त कणिकाएं हैं वे भी क्षतिग्रस्त होती हैं। बिंबाणु जो है उसमें से कुछ प्रोटीन निकलते हैं और वह आगे फिर रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो यदि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया सामान्य रूप से हो रही है तो व्यक्ति सामान्य है, और यदि किसी कारण से रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है, चोट लगने के पश्चात अगर रक्त निरंतर बहता जा रहा है और रक्त का थक्का नहीं बनता है तो शरीर का सारा रक्त जो है वह बह जाएगा और जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो रक्त कणिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं वो होती हैं बिंबाणु या प्लेटलेट। इसी के विपरीत अगर हम बात करें कि जब रक्त वाहिनियों में स्रावित बह रहा होता है, परिसंचरित हो रहा होता है, तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके पीछे कारण ये है कि रक्त के अंदर एक हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और यह हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर के रूप में ब्लड के अंदर उपस्थित होता है और रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, जिसके कारण रक्त जो है, रक्त का प्रवाह जो है निरंतर होता रहता है। और यदि यह स्कंदन किसी रक्त वाहिनी में बन गया किसी कारण से तो ये जो स्थिति होती है ये थ्रोम्बोसिस कहलाती है। और थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त में अगर रक्त का थक्का बन गया तो यह स्थिति व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकती है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं कि रक्त के स्कंदन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है। तो रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जो प्रथम चरण है उसमें प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है सेल के इसमें होता है प्लाज्मा में। तो यह प्रोथ्रोम्बिन जो है वह निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को प्लेटलेट में उपस्थित कुछ फैक्टर्स हैं उनके द्वारा सक्रिय किया जाता है। इसको हम इस
अपने एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कुछ इंजर्ड टिश्यूज़ हैं। इंजर्ड टिश्यूज़ कैसे हुए? यदि हमें चोट लगी है या बॉडी में कहीं कट लगा है तो वहाँ के टिश्यूज़ और सेल जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। अब उसके अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स थी वे ब्लड प्लेटलेट्स भी बाहर आई हैं। तो जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं उनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। अब यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है हमारे रक्त के अंदर प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसको ये एक्टिव करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन नाम के एंजाइम को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। अब यह जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का एंजाइम है, यह प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त में उपस्थित है, प्रोथ्रोम्बिन जिसे फैक्टर 2 भी कहा जाता है, तो यह प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो यह इसकी प्रथम चरण है। प्रथम चरण में है कि प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये कन्वर्जन होता है, थ्रोम्बिन में ये परिवर्तित हो जाता है, तो यह जो थ्रोम्बिन है जो रक्त में उपस्थित है, रक्त में एक और प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है यह भी इनएक्टिव फॉर्म है, अभी अपना कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आता है, कैल्शियम आयन जो है वो क्षतिग्रस्त ऊतकों से निकलते हैं और प्लेटलेट से भी निकलते हैं। तो ये जो कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में जब फाइब्रिनोजन आता है तो वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन पहले सॉल्यूबल फॉर्म में होता है और जहाँ कट लगा है, चोट लगी है, वहाँ पर ये फाइब्रिन अपना एक जालनुमा संरचना बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, नेट जैसी संरचना बना लेता है, जिसमें आके जो रक्त कणिकाएँ हैं वे उसमें फंस जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को होने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो इस टाइम में रक्त कणिकाएं जब उस फाइब्रिन नामक जो संरचना है उसमें आके फंस जाती हैं तो वहाँ से रक्त का बहना रुक जाता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है इसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। और जो नेट लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन नाम के प्रोटीन का बना है वह जो होता है वो वहाँ पर क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनाने से ब्लड तुरंत बहना रुक जाता है और इस प्रकार व्यक्ति के शरीर से अनावश्यक ही ब्लड अधिक मात्रा में निकल जाए या व्यक्ति के शरीर को और अधिक हानि न हो, इससे उसे बचाया जाता है। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि शरीर में किस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है, कौन कौन से एंजाइम, कौन से प्रोटीन हैं जो इसमें भाग लेते हैं, उसका अध्ययन हमने आज किया है। इसको हम कुछ चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि जब क्षतिग्रस्त होती हैं कोशिकाएं तो जो एक जालनुमा संरचना बनती है वो चित्र में आपको दिखाया गया है कि ब्लड क्लॉट जब हो रहा है तो ब्लड सेल्स जो हैं इस जालनुमा संरचना में किस तरह से फंस गई हैं। प्लेटलेट्स भी हैं यहाँ पे और लाल रंग की लाल रक्त कणिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं और फाइब्रिन का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये कणिकाएं आके फंस जाती हैं और रक्त का बहना रुक जाता है। इसी को एक और चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि यहाँ पर भी जो फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है और उसमें आके आरबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं वो फंस गई हैं और इससे आगे जो ब्लड बहने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आके रुक जाती है। तो इस प्रकार कैसे ब्लड क्लॉट होता है, क्या क्लॉटिंग का प्रोसेस है, उसको आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।